हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं आपके साथ अनिमेश नाथ। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड ने 50 रनों से जीत हासिल कर ली है और इस जीत के साथ ये तय हो गया है कि अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच दुबई में खेला जाएगा। और इस मैच की टाइमलाइन पर और चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं हर्षित बिष्ट। हर्षित, वेलकम। किस तरीके की न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस को रेट करेंगे? बहुत थोड़ा-सा एक इमोशनल मोमेंट भी रहा। डेविड मिलर ने आखिरी गेंद पर अपनी सेंचुरी पूरी कर ली, लेकिन 50 रन से हार का सामना करना पड़ा इस मुकाबले में। कह सकते हैं न्यूजीलैंड को साउथ अफ्रीका को, और न्यूजीलैंड ने 50 रन से एक बड़ी जीत दर्ज की, जो कि कह सकते हैं कि अब ये तय कर चुका है कि इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल होगा। देखिए, बहुत अच्छा प्रदर्शन था न्यूज़ीलैंड का इस मैच में। जब उन्होंने 362 रन बनाए थे फर्स्ट इनिंग में, तभी एक तरह से तय हो गया था कि फाइनल कौन खेलने वाला है, क्योंकि 363 रन का टारगेट एक आईसीसी इवेंट में नॉकआउट मैच में चेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और आईसीसी इवेंट्स में तो वैसे भी 300 रन के ज़्यादा टारगेट चेस नहीं हुए। तो मेरे को लगता है उसी टाइम पे आधा मैच तो न्यूज़ीलैंड ने कर लिया था, और उसके बाद जिस तरह की फील्डिंग, जिस तरह की बॉलिंग न्यूज़ीलैंड के बॉलर्स ने करी, डिस्पाइट एक पार्टनरशिप बनी थी टेम्बा बबूमा और एसिवेंड एड्यूसी के बीच में, उसके बाद जिस तरह से कमबैक किया और कमबैक को लीड किया उनके कप्तान मिचेल सेंटनर, तो जिस तरह का परफॉर्मेंस उनका था, एक बहुत ही क्लिनिकल परफॉर्मेंस है। ये मार्जिन और भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता था अगर वो डेविड मिलर का लास्ट में स्लॉग हिटिंग की वजह से सेंचुरी नहीं आता तो। वरना बट उसके बाद भी अगर आप देखें, 50 रन का मार्जिन है, एक बड़ी जीत दर्ज करी है, और न्यूजीलैंड की टीम के लिए एक न्यूजीलैंड की जब टीम हम बात कर रहे थे, न्यूजीलैंड ने एक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और उसी बेसिस पे वो आए हैं। तो वेरी क्लिनिकल परफॉर्मेंस, और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा फाइनल इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच, बिकॉज़ दोनों अच्छी टीमें होंगी और दोनों के पास अच्छे वेपन्स हैं स्पिन के खिलाफ। तो आज इट्स गोना बी अ रियली गुड गेम। बिल्कुल, एक अच्छा मुकाबला अब फाइनल में देखने को मिलेगा, लेकिन इस मुकाबले पे पहले बात करते हैं। पहले बात करेंगे न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले की। न्यूजीलैंड ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। वहां पर रचिन रविंद्र की सेंचुरी, उसके बाद केन विलियमसन की सेंचुरी। न्यूजीलैंड के कह सकते हैं क्या ये पूरा मुकाबला एक तरफा रहा था? कहाँ पर न्यूजीलैंड बहुत मजबूत नजर आई किन डिपार्टमेंट्स में, और कहाँ पर साउथ अफ्रीका की कमजोर कड़ी सामने आ गई थी? क्योंकि 362 एक बड़ा स्कोर था। देखिए, जब केन विलियमसन और रचिन रविंद्र ने वो पार्टनरशिप करके दोनों ने जब सेंचुरीज बनाई, ये वहाँ पर था साउथ अफ्रीका के हाथ से निकल गया था, बिकॉज़ अब जब उन्होंने एक प्लेटफ़ॉर्म सेट कर दिया था कि एक बड़े टोटल के लिए, और साउथ अफ्रीका के जो न्यूज़ीलैंड के जो बाकी बैटर्स हैं, चाहे वो डेरिल मिचेल हो, चाहे वो फिर ग्लेन फिलिप्स हो, उन दोनों ने उस प्लेटफ़ॉर्म को मजबूती से अंजाम दिया, और जब जब वो मार्जिन 300 320 के पार हो गया, तभी लगने लगा था कि न्यूज़ीलैंड इस गेम में आगे निकल चुका है, और 362 रन का जब टारगेट हाफ वे मार्क में था, तब लग रहा था कि बहुत बड़ा चैलेंज होगा साउथ अफ्रीका के लिए इसको कर पाना, और साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड भी आईसीसी टूर्नामेंट में तक खास तौर पे प्रेशर था। उन्होंने कोशिश करी, उन्होंने स्टार्ट अच्छी करी। टेम्बा बबूमा स्टार्टिंग में थोड़ा-सा टाइम लेके दिखे, बट उन्होंने उसको रिकवर किया। रासिव एंडेडूसी ने एक बहुत अच्छा नॉक खेला। पर हेनरिक क्लासन का मुझे विकेट जो लगता है, वहाँ पे जो हेनरिक क्लासन का विकेट गिरा, जिसमें मिचेल सेंटनर ने आउट किया, वहाँ से गेम चेंज हुआ, बिकॉज़ अगर हेनरिक क्लासन उस समय क्रीज पे खड़े रहते, तो हेनरिक क्लासन जिस तरह के बल्लेबाज हैं, जिस तरह से हम उनको जानते हैं, तो वहाँ से गेम चेंज हो सकता था। मुझे लगता है हेनरिक क्लासन का विकेट जो है, वहाँ पर गेम साउथ अफ्रीका के हाथ से फिसल गया, और न्यूजीलैंड ने उसके कुछ अच्छे कैचेस पकड़े, कुछ अच्छी फील्डिंग एफर्ट्स किए। तो वहाँ से न्यूजीलैंड ने फिर अपने मैच में जो कोई कमबैक करने का मौका मिला था, तो वहाँ से उन्होंने पूरी तरह से उस गेम में पकड़ बना ली थी। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि हेनरिक क्लासन के विकेट से एक सवाल और है। साउथ अफ्रीका की बैटिंग की बात करें तो यहाँ पर तेम्बा बावूमा जिस तरीके से 56 रन की पारी खेल के गए, लेकिन क्या ये पारी एक ग्लिम्प्स देती है, कह सकते हैं बाबर आजम की वो पारी की जिसको काफ़ी ट्रोल किया गया था पाकिस्तान के लिए, जो बाबर आजम ने पारी, क्योंकि टेम्पलेट बहुत स्लो सेट किया था। आपको पता था, आपको आप 363 रन के टारगेट का पीछा कर रहे हैं, वहाँ पर जिस तरीके से तेम्बा बावूमा बहुत स्लो बैटिंग करते हुए नज़र आए थे, और उससे मुझे लगता है कि आगे आने वाले बैटर्स पर भी प्रेशर बढ़ गया। क्या ये एक कह सकते हैं गलती थी तेम्बा बावूमा की ओर से? ठीक है, उन्होंने 56 रन ज़रूर बनाए, लेकिन ये सवाल उठ तो ज़रूर रहा है कि तेम्बा बावूमा टारगेट को देखते हुए काफ़ी स्लो बैटिंग कर रहे थे। देखिए, जब टेम्बा बाबू ने अपने अपनी इनिंग स्टार्ट करी, उन्होंने पहला ओवर ही डॉट बॉल पूरा डॉट ओवर, एक मेडन ओवर खेला था अगेंस्ट काइल जेमिसन। तो वो स्टार्टिंग में तो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे। स्टार्टिंग में उनको अपने खाता खोलने के लिए और स्टार्टिंग क्वेश्चन बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा बॉलों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने उसके बाद थोड़ा-सा उसको रिकवर किया, इस वजह से 56 रन उनकी 71 बॉलों में। वरना अगर वो जल्दी आउट हो जाते तो शायद 10-12 रन होते और 40 बॉले के अराउंड हो जाता। तो उन्होंने टाइम बहुत लिया था इनिशियली, और वहाँ से प्रेशर बना। बट अगर आप देखिए मिडवे, अगर वो उस पार्टनरशिप के बाद देखिए, जब टेम्बा बबूमा आउट हुआ, तब भी उस टाइम तक साउथ अफ्रीका उस पूरे गेम में बना हुआ था, बिकॉज़ मैं स्कोर कंपैरिज़न देख रहा था आफ्टर 25 ओवर्स।
दोनों टीमों का स्कोर लगभग ऑलमोस्ट इक्वल था। साउथ अफ्रीका का जस्ट 1 विकेट ज़्यादा गिरा था, बट वहाँ पर गेम बना हुआ था। पर वही है कि जहाँ से जिस प्लेटफ़ॉर्म को के न्यूज़ीलैंड के लिए केन विलियमसन और सचिन रविंद्र सेट करके गए थे, वो एक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म साउथ अफ्रीका को नहीं मिल पाया और फिर मिडल ऑर्डर का कोलैप्स हुआ, तो वहाँ से गेम टोटली ही उनकी रीच से बाहर हो गया था। तेम्बा बावूमा के अलावा हर्षित और कौन से बैटर्स है जिनसे एक्सपेक्टेशंस हाई थी? आपने हेनरिक क्लासन का नाम लिया कि वो आज परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका को 50 रन से हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा किस बैटर से आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे, जिन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी? अगर उनके बल्ले से परफॉर्मेंस होती तो ये रिजल्ट कहीं न कहीं चेंज होता हुआ दिखता। देखिए, साउथ अफ्रीकन फैन्स, साउथ अफ्रीकन टीम मैनेजमेंट को रायन रिकल्टन से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि रायन रिकल्टन इस समय बहुत अच्छी फ़ॉर्म में है। उन्होंने एक सेंचुरी बनाई थी अगेंस्ट अफ़गानिस्तान इन द फर्स्ट मैच, और कराची में खेला गया था, और रायन रिकल्टन ने आज भी अच्छा स्टार्ट किया था। जब पहला विकेट के लिए वो जब टेबा बवूमा के साथ ओपनिंग करने आए थे, तो वहाँ पर वो अच्छे लगे थे। पर उनका विकेट जब जल्दी गिर गया, तो वहाँ से साउथ अफ्रीका के प्लान्स थोड़े से डिरेल हो गए, और फिर उसके बाद उन्होंने एक पार्टनरशिप से गेम में वापसी आने की कोशिश करी, और जहाँ पे लग रहा था गेम थोड़ा बन सकता है, फिर वहाँ पे एक विकेट गिरता है, फिर एक के बाद 2-3-4 विकेट लगातार गिर जाते हैं, और वहाँ से गेम तो आउट ऑफ रीच हो जाता है। तो अगर आप देख रहे हैं ना, ये 50 रन का मार्जिन और 312 रन का स्कोर, मेरे लिए गेम जब 150 रन चाहिए था तभी गेम खत्म हो गया था। उसके बाद तो मिलर ने एक अपनी हिटिंग करके उस मार्जिन को कम किया। तो गेम तो बहुत पहले डन एंड डस्टेड हो गया था। वो जो मिडल वाले ऑर्डर का कोलैप्स था, जहाँ पे 3-4 विकेट लगातार गिर गए थे, वहाँ से न्यूजीलैंड ने इस गेम में टोटल ही पकड़ बना दी। तो मैं किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर का नाम नहीं लूँगा, बट साउथ अफ्रीका की कहानी रही है कि बड़े मैचेज़ में आने जब बड़े मैचेज़ होते हैं, उनके बड़े प्लेयर उस तरह का पोटेंशियल परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते। और ये कई बार हुआ है, एक बार नहीं कई बार हुआ है। तो आज भी वही सेम कहानी रिपीट हुई, और इसका ही नतीजा है कि साउथ अफ्रीका इस टूर्नामेंट से सेमीफाइनल में, एक और सेमीफाइनल एग्जिट साउथ अफ्रीका की टूर्नामेंट से हो गई है। बिल्कुल, चोकर्स का स्टैम्प कई बार लगता रहा है साउथ अफ्रीका पर। ये सवाल और भी आगे इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आप देखिए, अगर इस स्क्वाड में देखा जाए तो मार्को यान्सेन, वियान मुल्डर, दोनों के बल्ले से वो परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिली है। एक बैटिंग परफॉर्मेंस जिसकी उम्मीद हम करते हैं, क्योंकि वो 2 अच्छे ऑलराउंडर्स हैं। मुल्डर भी खासकर जिस तरीके से साउथ अफ्रीका के लिए बॉलिंग डिपार्टमेंट में उन्होंने बहुत बेहतर चीज़ें करके दी थी इस पूरे कैंपेन में, लेकिन बल्ले से वो उतना कमाल नहीं कर सके। और बात की जाए अगर टीम इंडिया से इनका कंपैरिज़न होता है, खास करके न्यूज़ीलैंड की स्क्वाड से भी कंपैरिज़न करें, तो वहाँ पर सेंटनर जब भी क्रीज़ पर आते हैं तो एक अच्छा बैटिंग से भी परफॉर्मेंस देकर जाते हैं। तो ये एक डेप्थ है, जो बैटिंग डेप्थ थी, वो उसकी कमी भी खली क्या साउथ अफ्रीका को? हाँ, ऑब्वियसली आप कल ही खमिए बैटिंग आपको जब साउथ अफ्रीका का था, आप साउथ अफ्रीका को मार्को यान्सेन और वियान मुंडल को एज़ अ प्रॉपर बैटर खिला रही थी। रिलायंस उन पे इतना एक प्रॉपर बैटर या बना, रिलायंस वहाँ पर आज उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं आया, और आप देखिए उनसे ज़्यादा, और देखिए साउथ अफ्रीका के पास ऐसे प्लेयर्स थे कि आप वो गेम चेंजर्स बन सकते थे। अगर आप सोचिए डेविड मिलर ने, जिसने 66 रन का पार्टनरशिप किया लास्ट विकेट में लुंगी एनगिडी के साथ, जहाँ पे उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1 रन का है। 65 रन डेविड मिलर के बिल्कुल। बल्ले से, अगर वहीं पे साथ में अगर मार्को यान्सेन खड़े होते या वियान मुल्डर खड़े होते, तो शायद कहानी कुछ और होती। पर आज वो परफॉर्मेंस नहीं आया। हेनरिक क्लासन 4, मार्को येन्सन 1, और वियान मुल्डर 8, ऐसे कंट्रीब्यूशन से साउथ अफ्रीका का गेम वहाँ पे बिल्कुल ही वैनिश आउट हो गया था। बट यार वही है कि मैं इसमें ना किसी प्लेयर को ब्लेम नहीं करूँगा, बिकॉज़ इट्स मोर ऑफ अ मेंटल थिंग नाउ। ये आज ये प्लेयर हैं, कल कोई और होंगे, परसों कोई और होंगे। और साउथ अफ्रीका के साथ हमेशा यही कहानी रही है कि पूरा टूर्नामेंट फ्लॉलेस खेल के आते हैं, और जहाँ मेन मौका होता है वहाँ पर उनसे कोई ना कोई चूक हो जाती है, कोई ना कोई ऐसा मोमेंट आ जाता है जहाँ पे वो गेम से मतलब आउट ऑफ सॉर्ट नज़र आते हैं। और मैं तो मतलब देखिए परफॉर्मेंस वाइज़ तो मैं कहूँगा थोड़ा-सा डिसअपॉइंटेड है, बट अगर साउथ अफ्रीका का मैं अगर ये मैच मैंने नहीं देखा होता और मुझसे पूछते साउथ अफ्रीका हार गई, तो मेरा जवाब यही होता है, यार वो तो होना ही था। वो तो हमें सबको पता ही था ना कि साउथ अफ्रीका ये मैच नहीं जीतने वाली है। बिल्कुल, कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशंस भी प्लेयर्स कह सकते हैं फैन्स की यही थी, और जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने अच्छी फाइट भी वो पुट अप नहीं कर पाए इस मुकाबले में, और जिस वजह से कहा भी जाता है कि साउथ अफ्रीका नॉकआउट गेम्स में आके एक चोकर्स की तरह बिहेव करती है। ठीक है, मैच में किस टाइमलाइन में वापस जाते हैं। केन विलियमसन की सेंचुरी के बारे में आपका व्यू जानना चाहूँगा, जिस तरीके से पारी खेली, और केन विलियमसन इसलिए भी चर्चा में, इंडिया के खिलाफ एक अच्छी पारी उन्होंने खेली थी। 5-4 में गिनती होती है, विराट कोहली का बल्ला चला, स्टीव स्मिथ का बल्ला चला। स्टीव स्मिथ ने हालाँकि ओडीआई क्रिकेट को अलविदा कह दिया। केन विलियमसन भी मुझे लगता है क्रिकेट करियर के उसी पड़ाव पर दिखते हैं, जिस तरीके से कप्तानी से पीछे हट गए थे कुछ दिन पहले, उन्होंने कप्तानी छोड़ दी थी। अब जिस तरीके से उम्र बढ़ती जा रही है, लेकिन सेंचुरी आई है, क्योंकि फैन्स सोशल मीडिया को अगर आप इस समय खंगालेंगे तो सबसे ज़्यादा डर, हर ट्वीट में एक डर बना हुआ दिखता है कि जो हम जैसे जनरेशन के यादें हैं, जहाँ पर हम
5-4 में केन विलियमसन, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ जैसे प्लेयर्स को देखते हैं। स्टीव स्मिथ आज रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके हैं। केन विलियमसन की सेंचुरी आई है। रिटायरमेंट की बातें उठ तो जरूर रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप सेंचुरी को किस तरीके देखेंगे, और क्या आपको लगता है कि केन विलियमसन भी आने वाले दिनों में जल्द ही रिटायरमेंट अनाउंस कर सकते हैं? नहीं देखिए यार, आपने फैब फूड की बात करी, अगर आप बोल रहे हैं स्टीव स्मिथ का रिटायरमेंट है, वो अभी भी 2 फॉर्मेट खेल रहे हैं। अगर आप बोलते हैं फैब फोर के प्लेयर रिटायर ले रहे हैं, तो सबसे पहला नाम शायद विराट कोहली का था। लास्ट ईयर सबसे पहले विराट कोहली ने एक फॉर्मेट को अलविदा कहा था और 2 फॉर्मेट खेले थे। आज स्टीव स्मिथ ने एक फॉर्मेट को अलविदा किया और देखिए उम्र के जिस पड़ाव में वो फैब फोर के प्लेयर्स हैं, वहाँ तीनों फॉर्मेट खेलना बहुत मुश्किल है। जो रूट तो देखिए बहुत टाइम से इंग्लैंड के लिए टी20 खेलते ही नहीं है। उनका तो मैं ऑलरेडी बिल्कुल। रिटायरमेंट हूँ। केन विलियमसन का है और केन विलियमसन देखिए, केन विलियमसन इन 4 फैब में सबसे छोटे अभी केन विलियमसन है, 34 साल की उम्र है। विराट कोहली 36 क्रॉस कर चुके हैं। स्टीव स्मिथ भी 36 साल के हैं, बट केन विलियमसन अभी 34 साल के हैं और मुझे लगता है कि केन विलियमसन के अंदर काफी क्रिकेट बाकी है। और आज जिस तरह का परफॉर्मेंस देखिए, वो बड़े मैच के प्लेयर हैं, जहां बड़ी टीम आती है, बड़े मौके आते हैं। केन विलियमसन ने हमेशा अपने प्रदर्शन से इम्प्रेस किया है, चाहे वो 2021 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हो इंडिया के अगेंस्ट, चाहे वो 2021 का ही टी20 वर्ल्ड कप फाइनल हो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। केन विलियमसन ने हमेशा अपने बल्ले से परफॉर्मेंस दिखाया और आज भी उन्होंने वही परफॉर्मेंस दिखाया। देखिए, आप न्यूजीलैंड की जब इनिंग शुरू हुई, रचिन रविंद्र अच्छे टच में रख रहे थे और रचिन रविंद्र को सिर्फ एक ऐसे पार्टनर की जरूरत थी कि जो उन पे प्रेशर ना बनने दे, और केन विलियमसन ने वही काम बखूबी निभाया। उन्होंने सिंगल्स, डबल्स के साथ स्कोरबोर्ड चलाए रखा और जहां पे बाउंड्री मारने का मौका मिला या छक्के मारने का मौका मिला, उन्होंने वहां पर वो रिस्क लेके वो शॉट्स भी खेले। तो और एक बहुत ही फ्लॉलेस इनिंग थी और उन्होंने उसकी वजह से, आप देखिए, रचिन रविंद्र का गेम और निखर के आया। वो और ज्यादा एग्रेसिव मोड पे बैटिंग कर रहे थे और जिसकी वजह से न्यूजीलैंड को बहुत फायदा हुआ, क्योंकि जब तक वो क्रीज पे थे, उन्होंने एक ऐसा स्कोर न्यूजीलैंड के खाते में डाल दिया था, जहां से आने वाले जो बैटर्स हैं उनके पास, चाहे वो डेरिल मिचेल हो, चाहे वो ग्लेन फिलिप्स हो, या फिर सेंटनर और बाकी प्लेयर्स हो, उनके लिए प्लेटफॉर्म सेट था कि आप आके आइए, आपके लिए प्लेटफॉर्म सेट है और आप आके सिर्फ अपना जो तरह का आपका नेचुरल गेम है अटैकिंग क्रिकेट, वो खेलिए। और वही हुआ आज मैच में। और उसके बाद मतलब तो वही है कि ऐसे ही उन्होंने खेला। और केन विलियमसन के परफॉर्मेंस से देखिए, केन विलियमसन ने उस तरह के प्लेयर हैं जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती है, बट अगर आप परफॉर्मेंस वाइज देखें तो केन विलियमसन ने हमेशा परफॉर्म किया। आज ही हम एक स्टैट भी पढ़ रहे थे कि केन विलियमसन दुनिया के चौथे सबसे तेज 19,000 रन कंप्लीट करने वाले बैट्समैन है। उस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है विराट कोहली का, दूसरा सचिन तेंदुलकर का, तीसरा ब्रायन लारा का। इन तीनों के बाद अगर किसी प्लेयर ने 19,000 रन सबसे तेज कंप्लीट किए, दैट इज केन विलियमसन। तो ये दिखाता है दैट केन विलियमसन, भले ही आप उनके बारे में इतनी बात नहीं करते, बट कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते आए हैं, फॉर्मेट दर फॉर्मेट परफॉर्म करते आए हैं, बड़ी मैचेस में परफॉर्म किए। और आज भी उन्होंने दिखाया कि आप चाहे उनके बारे में बात करें ना, बारे आपको लगे शायद केन विलियमसन अब सब रिटायर होने वाले, बट उनके अंदर क्रिकेट काफी बाकी है। बिल्कुल, जिस तरीके से आज परफॉर्मेंस दी है, साफ तौर पर ज़ाहिर है कि उनके अंदर बहुत क्रिकेट बाकी है, खासकर टीम इंडिया के लिए। खिलाफ जिस तरीके से 80 रनों की पारी खेली थी, उसके बाद आज शतक लगा दिया है और ये टीम इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल कड़ी भी साबित हो सकते हैं फाइनल मुकाबले में। ठीक है, टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के फाइनल की बात करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मुकाबला अब 9 मार्च को इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। हर्षित, न्यूजीलैंड एज एन अपोनेंट किस तरीके से देखते हैं? कौन-कौन से ऐसे खिलाड़ी होंगे जो टीम इंडिया के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं? और किस पर कह सकते हैं ज़्यादा फोकस करना होगा टीम इंडिया को अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए? देखिए, मैं किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर को पॉइंट आउट नहीं कर सकता, बिकॉज़ उस टीम में 11 के 11 प्लेयर्स मैच विनर्स हैं। चाहे आप किसी भी प्लेयर का नाम लीजिए, कोई बैटिंग से कंट्रीब्यूट करता है, कोई बॉलिंग से कंट्रीब्यूट करता है और कुछ तो ऐसे हैं जो फील्डिंग से भी कंट्रीब्यूट करते हैं। मैं आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ग्लेन फिलिप्स के बारे में लोग इतनी बात नहीं करते, एज़ अ बैटर बात नहीं करते, एज़ अ बॉलर बात नहीं करते, पर आज देखिए 49 रन्स बनाए हैं, उन्होंने विकेट भी लिया है और फील्डिंग तो पूरी दुनिया जानते हो किस तरह के फील्डर ग्लेन फिलिप्स एक बड़े प्लेयर होंगे न्यूजीलैंड के लिए उस मैच में। उसके बाद केन विलियमसन है, रचिन रविंद्र का जिस तरह से फॉर्म है, आप स्पिन में उनके कप्तान मिचेल सेंटनर को देख लीजिए, फास्ट बॉलिंग में मैट हेनरी को देख लीजिए। मैट हेनरी का 5 विकेट लिया था जब ग्रुप ए का मैच खेला गया था उस संडे को। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स हैं न्यूज़ीलैंड के पास, काफ़ी मजबूत टीम है न्यूज़ीलैंड की और एक अच्छा फाइनल इंडिया के अगेंस्ट होगा। और देखिए, न्यूज़ीलैंड ने हमेशा हमें ट्रबल दिया है। रिसेंट कुछ मैचेस हम न्यूज़ीलैंड के अगेंस्ट जीते हैं आईसीसी इवेंट में, बट एक ऐसा दौर था जब न्यूज़ीलैंड से जीतते ही नहीं थे आईसीसी टूर्नामेंट्स में। मुझे याद है 2023 वर्ल्ड कप के एक सुपर 6 मैच में हराने के बाद 2023 में वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, वर्ल्ड कप जो ग्रुप लीग स्टेज मैच था, वहाँ 20 साल लगे थे हमें न्यूज़ीलैंड को आईसीसी टूर्नामेंट में हराने में। तो वही है कि किसी भी मायने में मुझे नहीं लगता कि ये मैच किसी भी मायने में ऑस्ट्रेलिया का जितना हमारा डर था, जितना हमारा प्रेशर था ऑस्ट्रेलिया के लिए, उस मायने में किसी भी मायने में कम होगा। क्योंकि एक आईसीसी इवेंट फाइनल है। हमने न्यूज़ीलैंड से ज़्यादा आईसीसी इवेंट्स में मैचेस नहीं खेले, बट जब भी खेले न्यूज़ीलैंड ने हमें बिटर मेमोरीज़ रही हैं। चाहे आप वो 2000 के चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल की बात करें, जहाँ न्यूज़ीलैंड ने हमें हराया था, चाहे 2019 का वो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल
जहाँ पर इंडियन टीम 200 250 रन से कम का टारगेट चेज़ नहीं कर पाई थी। एमएस धोनी का वो रन आउट अभी भी किसी को मतलब कोई भूला नहीं है और साथ में उसके बाद आप देखिए 2021 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल भी हमने न्यूज़ीलैंड के अगेंस्ट फेवरेट स्टार्ट किया था पर हम वहाँ भी हारे थे। तो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल मेमोरीज़ हैं न्यूज़ीलैंड के अगेंस्ट फाइनल में और हम न्यूज़ीलैंड के अगेंस्ट आईसीसी नॉकआउट मैचेस ज़्यादा जीते नहीं हैं। तो वो एक इम्पोर्टेंट मैच होगा और भारत को देखना पड़ेगा कि अपना जो बेस्ट परफॉर्मेंस है इस टूर्नामेंट का अभी तक, उसको उस संडे को वाले फाइनल में परफॉर्म करके दे बिकॉज़ वहाँ पर मार्जिन ऑफ एरर की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर आपको एक कंप्लीट डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा। आप जहाँ से भी चूँकि ये न्यूज़ीलैंड टीम वो है जिनके पास 11 के 11 मैच विनर है, वो कहीं से भी आके मौका बना लेंगे। इंडियन टीम विल हैव टू डिश आउट अ वेरी परफेक्ट परफॉर्मेंस इन द मैच अगेंस्ट इन द फाइनल ऑन संडे टू एन्श्योर द विक्ट्री। बिल्कुल, फाइनल मुकाबले में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए टीम इंडिया को इन 11 खिलाड़ियों को बिल्कुल मजबूत कड़ी के रूप में देखना होगा। इनके खिलाफ अपनी रणनीति बनानी होगी। सेशन को रैप करने से पहले चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल को लेकर एक और ज़रूरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में क्या कोई बदलाव होगा या फिर जिस टीम के साथ सेमीफाइनल में रोहित शर्मा ने जीत हासिल कर की है, रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने, उसी टीम के साथ न्यूजीलैंड के सामने एक बार फिर टीम इंडिया भिड़ती हुई नजर आएगी? क्या कोई बदलाव की उम्मीद है या फिर वरुण चक्रवर्ती के साथ टीम इंडिया स्टिक करेगी? नहीं देखिए, वरुण चक्रवर्ती का तो खेलना तय है। वरुण चक्रवर्ती ने अपना जो चैंपियंस ट्रॉफी का डेब्यू था, वो न्यूज़ीलैंड वाले मैच में किया था संडे में और 5 विकेट लिया था। तो इस न्यूज़ीलैंड के अगेंस्ट वो 5 विकेट ले चुके हैं, तो उनका तो खेलना तय ही है। एक पोज़ीशन जो शायद अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं, दैट इज़ ऑफ कुलदीप यादव की थोड़ा-सा इनकंसिस्टेंसी रही है परफॉर्मेंस में, बट कुलदीप यादव इज़ अ बिग मैच प्लेयर। कुलदीप यादव मुझे लगता है खेलेंगे और इंडियन टीम मैनेजमेंट जो है सेम प्लेइंग 11 के साथ स्टिक करेगी। हर्षित राणा की हम बात कुलदीप कर सकते हैं यादव बट ने नॉकआउट गेम्स में कभी भी उनको विकेट हासिल नहीं हुए हैं। ऐसा रिकॉर्ड उनके साथ स्टिक किया है। कई बार ये चीज़ें सामने आती हैं क्योंकि नॉकआउट मैचेस में वो विकेट लेने में कामयाब नहीं होते। मैं मानता हूँ बहुत एक्सपीरियंस बॉलर हैं, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस दी है टीम इंडिया के लिए। लेकिन खासकर नॉकआउट मैचेस में चाहे प्रेशर की बात हो, जिस तरीके से थोड़े परेशान नज़र आए थे, विकेट नहीं मिला है। फाइनल मुकाबले में चीज़ें और टफ हो जाएँगी। न्यूज़ीलैंड ने जिस तरीके से हमें जीत ज़रूर मिल गई थी, लेकिन मुझे लगता है न्यूज़ीलैंड एक टफ फाइट देने वाला है और वहाँ पर टीम इंडिया को तैयारी करने के लिए कुलदीप कहीं कड़ी कह सकते हैं, कमज़ोर कड़ी तो नहीं साबित होंगे। नहीं देखिए, अगर आप कुलदीप यादव को नहीं खिलाते तो आपके पास रिप्लेसमेंट में एक वॉशिंगटन सुंदर है, हर्षित राणा है। क्योंकि देखिए अर्शदीप सिंह ने अभी तक कोई मैच खेला नहीं तो मुझे लगता भी नहीं उनको फाइनल में वो मौका मिल जाएगा डायरेक्ट। तो आपके पास हर्षित राणा और वॉशिंगटन सुंदर है। वॉशिंगटन सुंदर ने आपके लिए कोई आईसीसी टूर्नामेंट का फाइनल या कोई आईसीसी नॉकआउट मैच नहीं खेला और हर्षित राणा ने कुल मिला के अभी तक सिर्फ 5 ओडीआई मैचेस खेले हैं। तो क्या आप उनको पास आपके पास बैकअप में ऐसा कोई प्लेयर है नहीं जिससे आप कुलदीप यादव को रिप्लेस कर पाएँ? अगर कंडीशंस कुछ ड्रास्टिकली स्पिनर ऐसा लगता है कि जहाँ पे पेसर्स के लिए कुछ असिस्टेंस होगा तभी मुझे लगता है हर्षित राणा का नंबर आएगा वरना कुलदीप यादव के साथ स्टिक करेंगे। अगर आप पिछले 2 मैचेस देखिए आपके पास 2 स्पिन फास्ट बॉलिंग ऑप्शन थे और इंडियन टीम मैनेजमेंट ने उनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी नहीं। आप देखिए न्यूज़ीलैंड वाले मैच में सिर्फ 8 ओवर फास्ट बॉलर्स ने कराए और पाकिस्तान वाले मैच में जो सेमीफाइनल मैच था वो 16 ओवर फास्ट बॉलर्स के द्वारा किए गए। इंडियन टीम मैनेज इस जो टीम खेल रही है इसमें स्पिनर्स ने ज़्यादा मतलब बॉल ओवर्स कराए हैं, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है यार कि कुलदीप यादव का देखिए कोई भी रिकॉर्ड रहा हो, बट रिकॉर्ड तो इंडिया का भी है ना कि ऑस्ट्रेलिया न्यूज़ीलैंड से भी आईसीसी फाइनल्स नहीं जीते हैं। तो रिकॉर्ड तो बनने बिल्कुल। के लिए ब्रेक होता है और कुलदीप यादव आपके बड़े प्लेयर हैं, आप उनको बैक करिए। कुलदीप यादव ने जो न्यूज़ीलैंड के अगेंस्ट ग्रुप स्टेज मैच खेला था, 2 विकेट लिए थे, तो वही बात है कि मुझे लगता नहीं है कि कुछ ऐसा चेंज होने वाला है। बट हाँ, अगर उस दिन, उस परिस्थिति में अगर कंडीशंस डिमांड करती हैं कि आप एक शायद फास्ट बॉलर को कंसीडर कर सकते हैं, तो मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं होगा कि इंडियन टीम हर्षित राणा को या अर्शदीप सिंह को भी फॉर दैट मैटर टीम प्लेइंग 11 में जगह दे। बट ऐज़ ऑफ नाउ तो मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है कि इंडियन टीम मैनेजमेंट कुछ चेंजेस करने वाला है और वो उसी प्लेइंग 11 के साथ जाएगा और अपने प्लेयर्स को बैक करेगा कि जो है ये फाइनल हर्डल है। अब जाके उसपे वही परफॉर्मेंस करके दिखाइए जिनसे जैसी आपने अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में करी और एक और आईसीसी ट्रॉफी घर लेकर आई। बिल्कुल, उम्मीद भी यही रहेगी कि टीम इंडिया जिस तरीके की प्लेइंग 11 की नीड हो कंडीशंस को देखते हुए उसकी तरफ जाए और जीत हासिल करे और ये तो उस दिन ही पता चलेगा कि प्लेइंग 11 में कोई बदलाव होगा या नहीं। खैर, हम दर्शकों को बता देते हैं कि आज सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड ने 50 रन से जीत दर्ज की और ये फिक्स हो चुका है कि 9 मार्च को अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में इंडिया और न्यूजीलैंड की भिड़ंत आपको देखने को मिलेगी। तो इसी तरीके के अपडेट्स के साथ हम आगे भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप देखते रहिए क्रिकेट नेक्स्ट। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू हर्षित फॉर जॉइनिंग विद अस।